इस वीडियो में हम करेंगे व्हाट इज़ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर. Okay, so assessment year means the period of 12 months. फाइनेंशियल ईयर इसका फाइनेंशियल ईयर ही हमारा असेसमेंट ईयर होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. ओके, यही हमारा असेसमेंट ईयर होता है. असेसमेंट ईयर वो होता है जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, इस समय के दौरान पर्सन की इनकम रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर इज असेस टू टैक्स. इस ईयर में टैक्स असेस किया जाता है. जो भी पर्सन लायबल है, एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट फाइल्स रिटर्न ऑफ इनकम. इसी दौरान प्रीवियस ईयर का टैक्स पे किया जाता है और रिटर्न फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9. नाउ व्हाट इज प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर मीन्स इनकम अर्न ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर विच इज़ टू बी सेट, जो कि हमारा असेस्ड होना है असेसमेंट ईयर. द इनकम which is to be assessed in assessment year. ओके, इसलिए ये इजीली कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर पे भी हमारा फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो होता है. पहले इसका सेक्शन ही आता था सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 में, बट अब इसका रिवाइज सेक्शन हो गया सेक्शन 3 में. ओके, अब हम पता देखते हैं कि कई कंपनीज होती हैं जैसे कुछ देर के लिए इस्टेब्लिश होती हैं, कुछ लिमिटेड पर्पस के लिए. सपोज़ प्रीवियस ईयर कहीं सपोज हम पहले ले लेते हैं कंटिन्यूइंग बिजनेस का प्रीवियस ईयर कितना होगा. कंटिन्यूइंग बिजनेस का प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर ही होगा. और डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस का जो बिजनेस होते हैं ये वाले कोई लिमिटेड पर्पस के लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं. ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था एजेपी, कोई भी फर्म होगी किसी भी तरह की, वो एक लिमिटेड पर्पस के लिए फॉर्म की जाती है. ओके, तो उस पर उसी डेट तक का उसका जो कि प्रीवियस ईयर होता है ना, वही असेसमेंट ईयर रहता है फिर, ताकि वो लिमिटेड पर्पस के लिए टैक्स असेस की जा सके आसानी. उसका प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर होता है. ओके, so third, we are going to do the exceptions. Okay, so first main point is that shipping business income of an NRI company, ship owners you can say. किसी भी सपोज एक मिस्टर ए की TL लिमिटेड है फर्म शिपिंग बिजनेस की, जो कि NRI है, नो रेजिडेंट है. ठीक है, और वो इंडियन पैसेंजर्स को और इंडियन लाइव स्टॉक मेल और गुड्स कोई भी किसी भी तरह का लेटर वो इंडियन पोर्ट से अदर कंट्री में लेके जा रहा है. और उसने जो भी तरह की इनकम इंडिया में अर्न की है, कोई भी तरह की उसने इंडियन इनकम अर्न की है, तो वो उसका टैक्स पे करेगा एट इंडियन पोर्ट. तभी उसे पोर्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा. अगर तो वो रेगुलर टैक्स पे नहीं कर सकता विद इन 30 डेज, तो उसे एक अपना रिप्रेजेंटेटिव रखना पड़ता है इंडिया में हायर.
विद इन 30 डेज उसको टैक्स पे करना पड़ता है इंडियन पोर्ट को छोड़ने के लिए। अगर तो नहीं है तो ऑब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हायर करना पड़ता है उसे। तो अगर तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाइड है, तो बिफोर द डिपार्चर ऑफ द शिप वो सेटिस्फाइड है विद इन 30 डेज, तो वो इंडियन पोर्ट से डिपार्ट कर सकता है, वो जा सकता है और उसे पोर्ट PLC दिया जा सकता है, पोर्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ताकि वो कलेक्टर ऑफ कस्टम ड्यूटी को शो कर सके कि उसको सेटिस्फाई है असेसिंग ऑफिसर, और उसको परमिट किया जाए पोर्ट से बाहर आने के लिए। सेकेंडली, इन केसेस ऑफ पर्सन्स लीविंग इंडिया, सेक्शन 174 ये हमारा कहता है सेक्शन 172 में, अगर ITO डिपार्टमेंट को ये भरोसा है कि कोई भी इंडिविजुअल, सपोज मिस्टर ए पर भरोसा है ITO डिपार्टमेंट को कि वो टैक्स को बचाने के लिए इंडिया छोड़कर नहीं जा रहा, ठीक है, तो फिर इसका टैक्स पेबल होगा जितनी देर तक वो इंडिया में था, टिल द डिपार्चर ऑफ हिज डेट, ओके, टिल द डेट ऑफ हिज डिपार्चर विल बी टैक्सेबल इन द करंट असेसमेंट ईयर, ओके, उतनी देर तक ही उसका टैक्स असेस होगा पे करने के लिए, उतना ही टैक्स उसको पेबल होगा। थर्डली, असेसमेंट ऑफ एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और AJP और BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज सेक्शन 174A। अगर असेसिंग ऑफिसर को ये पता लगता है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल AJP हो गया, ये इस्टेब्लिश हुआ है, मैंने पहले बताया था कि AJP जो कि इस्टेब्लिश होता है एक लिमिटेड पर्पज़ के लिए इस्टेब्लिश होता है और लिमिटेड पीरियड के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट कह सकते हैं हम, और वो डिज़ोल्व होने वाला है, इज़ गोइंग टू डिज़ोल्व शॉर्टली, तो उसका जो टैक्स पेबल होगा उतना ही होगा। द असेसमेंट ऑफ सच पर्सन कैन बी मेड इन द सेम ईयर। मैंने बोला था ना कि डिसकंटिन्यूड बिजनेस में क्या होगा, प्रीवियस ईयर उसका असेसमेंट ईयर होगा, ठीक है। फोर्थ वन, इन केस ऑफ पर्सन्स हु आर लाइकली टू ट्रांसफर their assets to avoid tax, सेक्शन 175 के अंदर आता है ये एक्सेप्शंस के। कई क्या करते हैं अपने टैक्स बचाने के लिए अपने गुड्स ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि उनको टैक्स ना भरना पड़े इतना, जैसे कि मिस्टर ए ने मिसिस ए को अपने मशीनरी दे दी ताकि उनको टैक्सेबल ना हो, कोई भी एसेट दे दिया, कोई भी तरह का एसेट दे दिया, to avoid payment of any tax liability. So he may commence proceeding to assess the income for the period between the expiry of last previous year and the date of commencement. मगर चाहे यहाँ से पकड़ लो चाहे वहाँ से पकड़, तो उस बंदे को टैक्स लगना ही लगना है, उसको माना जाएगा डीम्ड ओनर। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में, जो कि इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ये हालांकि सिमिलर है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि जितनी देर तक वो इस्टेब्लिश हुआ उतना ही उसको टैक्स भरा जाएगा। द करंट ईयर असेसमेंट ईयर उसका प्रीवियस ईयर होगा, ओके। अब हम करेंगे हेड्स अंडर इनकम, मीन्स कि हम उसके साथ एक फॉर्मेट भी कर लेते हैं हमारा प्रैक्टिकल का, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सपोज इसे हम कंप्यूटेशन ऑफ total income and tax liability, okay। So total income हमने निकालनी है एक बंदे की, उसे कौन कौन सी इनकम कहाँ से हुई है। देखो एक बंदा है, वो पहले किसी के घर में जाने से पहले बैल मार के देखता है, उसका नाम पढ़ता है कि ये घर वही है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। सो इसी तरह से हम इनकम में भी वही करेंगे
कि हमें पता चले कि कौन सी इनकम आती कहाँ से अर्न हुई है। अगर कहाँ से अर्न किया तो हमें क्या पता हमें गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिल सकें, एग्जम्पशंस मिल सकें, डिडक्शंस मिल सकें। ओके, सो पहले आई थी हमारी इनकम फ्रॉम सैलरीज, एक हेड है इनकम फ्रॉम सैलरीज। इसमें आ जाती है सैलरी, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, जो कोई भी प्रॉफिट हुआ है हमारे सैलरी के दौरान। ओके, और इस पर्क्स हो गए कोई भी, इंक्लूडिंग कोई भी तरह के फ्रिंज बेनिफिट्स हो गए, एकोमोडेशन बेनिफिट्स सपोज दिए हुए हैं कंपनी की तरफ से। ओके, सो यहाँ पर कोई डिडक्शंस आ जाती है अंडर सेक्शन 6, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ATC टू ATU कोई भी डिडक्शन हो तो वो यहाँ पे आके इसका टोटल इनकम आ जाता है। सेकेंडली, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें हम एनुअल रेंट वैल्यू निकालते हैं, कोई भी तरह के टैक्सेस पे किए हैं म्यूनसिपल वो माइनस होंगे, और फिर हमारी आएगी नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू आएगी, और डिडक्शंस के बाद ही नेट वैल्यू आएगी हमारी। फिर आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आगे है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट्स और गेन हम उसी कहते हैं जो कि हमें बिजनेस से हुआ हो, कोई प्रॉफिट बाय सेलिंग ऑफ गुड्स, ट्रांसफरिंग ऑफ गुड्स, नेट प्रॉफिट ऑफ हुआ अपने एज पर ओनली P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट ही अकॉर्डिंगली हम इसमें प्रॉफिट एंड गेन्स लेंगे। फिर आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज मैंने आपको बताया था, गैम्बलिंग हो गई, कोई भी तरह की जनरल होगी इनकम। ये 2 टाइप्स की होती है, जनरल इनकम और स्पेसिफिक इनकम। फिर हमारी डिडक्शंस प्रॉपरली पूरी की पूरी डिडक्शंस होगी टोटल इनकम में से 80C टू 80U, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो इसी तरह इतनी इनकम उसकी टैक्सेबल होगी, ये हमारी आंसर आ जाएगा। ये हम इसका एक करेंगे क्वेश्चन, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में जाना पड़ेगा।